यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। लाइव नोटिफिकेशन तथा नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। नमस्कार, डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं डॉक्टर जीवन यदु जी से। डॉक्टर जीवन यदु जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। साथियों, इससे पहले कि मैं इनसे बातचीत आगे बढ़ाऊं, बताना चाहूँगा कि डॉक्टर जीवन यदु एक फेमस नाम है। ये गीतकार हैं, कवि हैं और गद्य भी लिखते हैं, पद्य भी लिखते हैं। हिंदी में जितना इनका अधिकार है लेखन में, उतना ही छत्तीसगढ़ी में भी बराबर का अधिकार है, यानी छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों में लिखते हैं। तो यदु जी, आप थोड़ा सा बताइए कि आपका जन्म कहाँ से हुआ और कैसे आप कविता की दुनिया में आए। मेरा जन्म खैरागढ़ में ही हुआ, जहाँ का मैं आज भी वासी हूँ जी। और दरअसल मेरे शिक्षक इस तरह से मिले जो मुझे लगातार उसका प्रभाव पड़ता रहा, उनका प्रभाव मुझ पर पड़ता रहा। जिस तरह हिंदी पढ़ाते थे, कविताएं पढ़ाते थे, उसका प्रभाव पड़ता रहा। और दिमाग में एक बात और थी कि खैरागढ़ की ज़मीन में डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी भी पैदा हुए थे, तो उनका भी असर ऐसा रहा कि वो, यद्यपि वो मेरे सामने तो नहीं थे, उस समय वो नांदगांव में रहते थे, लेकिन वो पूरे वातावरण में उनकी चर्चा होती रहती थी। तो धीरे धीरे मेरे मन में मैं भी कुछ लिखूं। तो जैसे कि कविता से अक्सर आदमी शुरुआत करता है, कविताएं शुरू की, फिर गीत लेखन किया और फिर गद्य की तरफ भी आया। कुछ नाटक भी लिखे, कुछ कहानियां भी लिखी। इस तरह से अनेक, फिर छत्तीसगढ़ी रचनाएं भी की मैंने जी। इस तरह से तो हम आपका गीत सुनेंगे। इसके पहले 1 मिनट का ब्रेक चाह रहे हैं। मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम की हम आगे जो शुरुआत करें, तो इसके पहले आप एक गीत सुनाइए हमारे दर्शकों को। जरूर जरूर। ये मेरा जो गीत है ये बिल्कुल आज के टॉपिक पे है, आज का जो विषय है, ज्वलंत विषय, उसी पे है जी। जरूर। और मैं इसको कहता हूँ कि मेरा करुण गीत है। करुण गीत है जी। देखिएगा। अब नए भारत में लगता खेत गायब, अब नए भारत में लगता खेत गायब, जो नदी से मछलियां जल सीप घोंघे रेत गायब, अब नए भारत में लगता खेत गायब, है खड़ा पूंजी के आगे शीश नत नेतृत्व लगता, है खड़ा पूंजी के आगे शीश नत नेतृत्व लगता, सामने यक्षों के बौना आज हर व्यक्तित्व लगता, भूमि अपहरता बनाते हैं विकासी योजनाएं, भूमि अपहरता बनाते हैं विकासी योजनाएं, भूमिपुत्रों का अभी खतरे में है अस्तित्व लगता, अब नए भारत में लगता खेत गायब, ज्यों धरा पुत्री कहो धन धान्य में साकेत गायब, अब नए भारत में लगता खेत गायब, और बन रहे खेतों की छाती पर नए नित कारखाने,
बन रहे खेतों की छाती पर नए नित कारखानों में ढलेंगे क्या भला अब अन्नदाने। भागते खुद को बचाने गांव शहरों की दिशा में, भागते खुद को बचाने गांव शहरों की दिशा में, खेत भाषा में बचेगा या नहीं यह कौन जाने। खेत भाषा में बचेगा या नहीं अब कौन जाने। अब नए भारत में लगता खेत गायब, ज्यों किसी भाषा से अक्षर शब्द ध्वनि संकेत गायब। अब नए भारत में लगता खेत गायब। और अंतिम है, कौन सी संस्कृति जिएगा देश यह देहात वाला। कौन सी संस्कृति जिएगा देश यह देहात वाला। और खाएगा भला क्या दाल रोटी भात वाला। दम ददरिया का घुटेगा जब कभी शहरी हवा में। दम ददरिया का घुटेगा जब कभी शहरी हवा में। उठ सकेगा गीत क्या मेड़ों से कल बरसात वाला। उठ सकेगा गीत क्या मेड़ों से कल बरसात वाला। अब नए भारत में लगता खेत गायब, ज्यों किसी बस्ती से उम्मीदों का सुर संवेत गायब। अब नए भारत में लगता खेत गायब। बहुत अच्छा, आपने एक समसामयिक रचना आपने सुनाई, जो कि ये हमेशा समसामयिक रहेगी, भविष्य में भी ये समसामयिक ही रहेगी। इसका महत्व जो आपने बहुत अच्छा है गीत, एक गीतकार ने गीत हमारे बीच में पेश किया, एक बेहतरीन गीत है। मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जीवन यदु जी, इनकी कविताएं, इनके गीत जो हैं वो काफ़ी चर्चित हैं। और ये एक बताते हुए मुझे बड़ा गर्व भी हो रहा है कि पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटीज़ के जो कुल गीत है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और आप जब भी पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी आप जाएंगे तो जगह जगह कविताएं लिखी गई हैं, और ये सारी कविताएं जीवन यदु के द्वारा लिखी गई हैं। ये बड़ी एक अच्छी बात है, एक गर्व की बात है कि आपका जो काम है वो एक बड़े ऊंचे संस्थान में आपका काम दिखता है, वहाँ पे लगा हुआ है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कविता जो है वो कविता लिखने का जो प्रेरणा है कहाँ से मिली आपको, कैसे आपने शुरुआत किया, और कोई आपकी प्रेरणा अगर हैं तो उनके बारे में बताइए। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि कविता के जो बीज हैं वो तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं थे, लेकिन उसको पल्लवित करने में बहुत से मित्रों ने मुझे सहयोग किया है। उसमें मेरे गुरुजन भी रहे, मेरे मित्र भी रहे, और ख़ासतौर से यहाँ जो आकाशवाणी में लाल राम कुमार सिंह जी थे, वो मुझे उत्साहित करते रहते, तुम लिखो। एक हमारे मोहल्ले में हमारे, जिन्हें मैं बड़ा भैया मानता था, वो हमारे प्रिंसिपल भी रहे कुछ दिन, वो कपिल नारायण श्रीवास्तव जी, वो भी प्रेरित करते रहे। तो इस तरह से इन लोगों की प्रेरणाओं से मेरे मन में लगा कि लगातार मुझे लिखते ही जाना है। जी। और फिर जब ये समाचार पत्रों में छपने लगा तो और ज़्यादा उत्साहित हो गया। हो जाता है जी। इस तरह से वो लगातार काम चलता रहा। तो ये कुल गीत आपने लिखा है, तो कुल गीत लिखने के लिए आपको कोई संपर्क किया था कि आपने? हाँ, थोड़ा सी बताइए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ ये पूरी कहानी कैसी है।
वहाँ जब वाइस चांसलर पांडे जी थे जी। इसके पहले पांडे जी थे हाँ। उनका मुझे एक दिन फोन आया। उस समय मैं खैरागढ़ में नहीं था, मैं था अपने छोटे लड़के के साथ डिंडौरी, जहाँ वो पदस्थ रहे, अभी तो सरायपाली में आ गए अब वो। तो वहाँ मैं था, वहाँ फ़ोन गया मेरे नंबर पे, तो मैंने फ़ोन उठाया और उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि ऐसी सी बात है, यहाँ कुल गीत हम चाहते हैं, रविशंकर यूनिवर्सिटी में अभी तक कुल गीत नहीं है। और मैं अपना उन्हें परिचय दिया और तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं हूँ मैं खैरागढ़ में, मैं 15 दिन के बाद खैरागढ़ आने वाला हूँ और उसके बाद मुझसे कोई संपर्क करेंगे तो मैं ज़रूर करूँगा। फिर मैं जब 15 दिन के बाद खैरागढ़ आया तो मैंने लेखन किया और उन्हें भिजवा दिया, रविशंकर यूनिवर्सिटी के पते पे उसको भिजवा दिया। वो जब गीत मेरा पहुंचा तब तक पांडे जी यूनिवर्सिटी में नहीं थे, वो अपने लड़के के पास कहीं विदेश यात्रा पे थे। तो उनको भेजा गया, मोबाइल से व्हाट्सएप पे भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने पढ़ा, लेकिन अब वो वहाँ नहीं थे। वो जब वापस जब आए तो फिर एक मीटिंग रखी चयन समिति की। कुछ और लोग थे जिनके गीत वहाँ गए थे, लेकिन चयन समिति में मेरा गीत उन लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, चयनित कर लिया जी। और इस तरह फिर मुझे बुलाया गया कि आपका गीत के संबंध में हमको बात भी करनी है और जो चयन समिति उसके सामने अपनी बात रखी जी। तो मैंने अपनी बात रखी। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ शब्द जो कठिन पड़ रहे हैं कैसे गाए जाएंगे। मैं कहा अच्छा। अगर वो छंद में है तो गाए जाते हैं, उसके लिए कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ना गायकों को होगी वो। तो मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम 2 स्टैंजा उसके आप हमारे दर्शकों को गाकर मैं पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि उसकी धुन मुझे तो नहीं है। अच्छा हाँ, पढ़ के सुनाऊंगा मैं। 2 स्टैंजा सुना दीजिए जी। केवल भाव वो ले लेंगे। सत्य शिव सुंदर से अभिमंत्रित सुहावन, सत्य शिव सुंदर से अभिमंत्रित सुहावन, ज्ञान का विज्ञान का यह तीर्थ पावन, विश्व भर की चेतना का स्वर बने। यह मेरी कामना, यह लोगों की कामना कि सत्य शिव सुंदर से अभिमंत्रित सुहावन, ज्ञान का विज्ञान का यह तीर्थ पावन और विश्व भर की चेतना का स्वर बने। पावनी चित्रोत्पला सिंचित धरा पर कृषि खनिज वन संपदा का उन्नयन कर, यह नवल इतिहास का यशधर बने, विश्व भर की चेतना का स्वर बने। एक और छंद इसका देखिए। शोध नित विज्ञान का हर पक्ष सत्वर, शोध नित विज्ञान का हर पक्ष सत्वर, डालता गंतव्य में नव नीव प्रस्तर। बहुत बढ़िया। नव्य शोधित ज्ञान जन हित कर बने, विश्व भर की चेतना का स्वर बने। बहुत सुंदर आपने सुनाया। तो आपने पीएचडी भी आपने किया हुआ है, तो किस विषय पे आप पीएचडी किए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ, मैंने पीएचडी की छत्तीसगढ़ी कविता पे। और कविता में लोक संस्कृति का प्रभाव क्या है ये दिखाने की कोशिश की। जो आज हम कविता करते हैं छत्तीसगढ़ी में, तो लोक संस्कृति किस तरह से उस पर प्रभाव डालती रहती है और डालेगी ही, क्योंकि जिस संस्कृति में हम जीते हैं, जीवन यापन करते हैं, उस संस्कृति का प्रभाव तो हमारे हर क्षण हमारे जीवन पे पड़ता है। कविता में हर कला पे पड़ेगा। उसको दिखाने की कोशिश, वहाँ के जो तीज त्योहार हैं क्या हैं, कैसे हैं, गीतों को लेकर के किस तरह से प्रभावित है कविताएं, ये सारी बातें उसमें। अच्छा। तो कविताओं पे हम बात कर रहे हैं अभी आपसे, और गद्य पे भी आपने काम किया हुआ है। तो गद्य को आप, पद्य और गद्य को आप किस ढंग से देखते हैं कि लोगों तक अपनी बात अगर पहुंचानी हो तो किसको कारगर समझते हैं, कौन सा ज़्यादा उपयुक्त माध्यम है, क्या समझते हैं? क्योंकि दोनों विधा में आपका असल में क्या है, आपका विषय क्या है जी, आप किस विषय पे सोच रहे हैं जी।
कुछ विषय ऐसे होंगे जो गद्य के लिए ही होंगे। अब मैं कहीं बहुत विस्तार से वर्णन करना चाहता हूँ तो कविता में मैं नहीं करूँगा उसको, क्योंकि कविता तो संक्षिप्त में होती है और बहुत फैल करके उसका असर बनता है जी। असर उसका बहुत फैला होगा, लेकिन संक्षिप्त उसका रूप होगा। लेकिन अगर वो गद्य का विषय मुझे लगता है कि इसको बहुत मैं फैला करके ही बात कर सकता हूँ, और ख़ासतौर से लोक संस्कृति पे। मेरी 2 किताबें जो गद्य में आई वो लोक संस्कृति पे है जी। एक है लोक स्वप्न में लिली हंसा और एक है माई कोठी के धान। ये दोनों किताबें लोक संस्कृति पे है, क्योंकि उनके विषय ऐसे थे कि उनको मैं गद्य में ही कह सकता था, है ना, उसको पद्य में नहीं कहा। हाँ, और कविता के विषय तो कुछ उसके हृदय पक्ष भाव पक्ष में होते हैं जो संक्षिप्त में आ जाए वो जी। इस तरह से मैंने दोनों को अलग अलग करके जी। तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ हम ददरिया पे भी बात हो जाए। हमारे आपके ही साथी हैं डॉक्टर गोरेलाल चंदेल जी, तो उन ददरिया पे उन्होंने काम किया हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक कोई अच्छी सी ददरिया आप सुनाएं, और मेरा ख्याल है कि वो किताब मेरे पास ही रखी हुई है। आप कोई ददरिया जो है इसमें जो आपको ठीक लगे हमारे दर्शकों को सुनाएं। अक्सर क्या होता है जी, जब लोग ददरिया की शुरुआत करते हैं गाना, तो यहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ से मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ। ये ठीक रहेगा। लोग जब गाना शुरू करते हैं, बटकी में बासी कटोरिया मानून, बटकी में बासी कटोरिया मानून, मेहा गावा थो ददरिया ते खड़े खड़े सुनवो मोर गुरुतुर बोली। इस तरह से गुरुतुर बोली और बहुत सारे संबोधन इस तरह में दिए जाते हैं जी। तो उसके बाद जैसे इस किताब में लिखा है, आमा लगायो खाऊच कही के, आमा लगायो खाऊच कही के, मोला दगा मते डारे आहूच कही के दोस्तदारी। फीलिंग्स बड़ी जबरदस्त है जी। और एक इसमें आया है, नाउन टूरी खिलेला पतरी, अरे नाउन टूरी खिलेला पतरी, लोधे नीन के गवन मर भेजे है कथेरी रे दोस्तदारी। 2 जातियों को लेकर के उनकी विशेषताओं को यहाँ पे रख दिया गया है जी। ये जैसा कि इससे पहले भी बात हो चुकी है, ये लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ गीत है और निदाई गुड़ाई करते समय को गाया जाता है। आपका गीत पे बड़ा अच्छा काम है। हमारे बहुत सारे लेखक साथी भी हैं जो इस चैनल को देखते हैं, कुछ कवि भी हैं। तो जाते जाते मैं चाह रहा हूँ कि जो कविता लिख रहे हैं उनके लिए कोई प्रेरणादायक कुछ शब्द अगर कहना चाहें तो बेहतर होगा हमारे दर्शकों के लिए। कुछ आप बताइए कि कवि जो कविता अगर करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना ठीक रहेगा उनको। पहले तो मैं अपने जो नए साथी हैं, मैं अपने बुजुर्ग मित्र या जो वरिष्ठ साथी उनसे इन बातों को नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो लिख ही रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन जो नए साथी जुड़ रहे हैं, और नए साथी लगभग मेरे साथ आके जुड़ते जाते हैं, घर में अपनी कविताओं को लेके आते हैं और बात करते हैं कि इसमें क्या है, कैसे है, क्या है। तो मैं उनको बताता हूँ कि पहले बात तो आप ये देखिए कि आप अगर गीत लिखन कर रहे हैं, गीत लिख रहे हैं और गीतों को लिखने की शुरुआत कर चुके हैं और लगातार गीत लिखना चाहते हैं, तो आप छंदों पे ध्यान दें, क्योंकि छंद एक ऐसी चीज़ है, अगर छंदों को आप नहीं पकड़ेंगे तो, क्योंकि गीत का मुख्य उसकी उपयोगिता तो गायन में ही है, और छंद अगर बिगड़ गया तो फिर वो गायन नहीं हो पाएगा, गेय रचना नहीं बन पाएगी। तो इसलिए आप छंदों पे ध्यान दें। दूसरी बात, पहले आप ये कर लें कि आप लिखना किसके लिए चाहते हैं, किसके लिए गीत लिखना चाहते हैं। केवल मनोरंजन के लिए लिखना चाहते हैं
तब तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन वास्तव में आप किसी विचार को उठाना चाहते हैं, कोई विचार फैलाना चाहते हैं, किसी ऐसे विषय पे बात करना चाहते हैं जो लोगों के लिए हितकारी हो, तब फिर मैं कोई बात करूँगा। तो अगर उनसे मेरी बात होती है, जैसे एक ने ये कहा, मेरे पास आया था, उसने कहा कि मुझे किसी तरह कोर्स बुक में पहुंच जाना है। मैंने कहा ये कोई उद्देश्य ही नहीं हुआ। मुझे छपना है, ये कोई उद्देश्य नहीं हुआ। आखिर जो लिख रहे हो उसका समाज में क्या असर पड़ने वाला है, या समाज उसको किस तरह उपयोग में लाएगा, ये मुख्य बात है। और उसको अगर फायदा पहुंचेगा या आर्थिक स्थिति, आर्थिक इससे बात नहीं हो रही है, आर्थिक स्तर पर बात नहीं हो रही, बल्कि मानसिक स्तर पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सांस्कृतिक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा समाज, तो फिर कोई बात बनेगी। जी। तो मैं अपने मित्रों से चाहता हूँ कि इन सारी बातों को सोचें। और जो कविता लिख रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा, ये तो आपने गीत के बारे में कहा। हाँ। जो कविता लिख रहे हैं, नए जो कवि हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनको क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, थोड़ा उनके बारे में भी मैं चाहता हूँ कि कुछ आप वो अपनी विचारधारा को पुख्ता बनाए और संवेदना को जितनी दूर तक फैला सकते हैं फैलाएं वो। और समाज जो कविताएं आ रही हैं वरिष्ठ कवियों की, उनको भी पढ़ना चाहिए बहुत ज्यादा, बल्कि लगातार। मैं तो कहता हूँ अपने नए मित्र जो आते हैं कविता लिखते हैं, उसमें कहता हूँ तुम आप लगातार पढ़ो। मैं किताबों के नाम बताता हूँ उनको, मेरे पास जो किताबें हैं, देखो किताबें, ये किताबें हैं, इनको पढ़ो। मैं लगातार उनसे कहता रहता हूँ, क्योंकि कविता की शैली क्या है, किस तरह से उसमें बात की रवानी आती है और कहीं अटकाव पैदा तो नहीं होता जी। इन बातों को लेकर के मैं उनसे बात करते हैं जी। और साथ में कई बार कार्यशाला भी आयोजित किए जाते हैं, खासतौर पे उसमें भाग लेना चाहिए। साहित्य सम्मेलन तो कई कार्यशालाएं इसकी बिल्कुल आयोजित हो चुका है, उसमें भी भाग लेना चाहिए जी। जीवन यदु जी, आपने एक अपना बहुमूल्य समय इस चैनल में बातचीत करने के लिए दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और भविष्य में हम कुछ विषय पर आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे। जरूर। और साथियों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने साथियों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी बताएं। अगली बार हम फिर किसी खास शख्सियत को लेकर आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।